हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक और यांत्रिक की वैकेंसी के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यांत्रिक और नाविक की वैकेंसी निकाली गई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यहाँ नीचे स्क्रॉलिंग में नोटिफिकेशन का लिंक आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये जो आपकी पोस्टें हैं ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली जाती हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए निकाली जाती हैं। इसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं फ़िलहाल वो आपकी नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की पोस्टें निकाली गई हैं 01/2022 बैच के लिए। ये जो आपकी पोस्टें हैं ये आपकी ऑनलाइन फॉर्म रहता है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट बताई गई है वो आपकी 2 जुलाई 2021 की बताई गई है, जो कि सुबह 10 बजे आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। और इसकी लास्ट डेट आपकी 16 जुलाई 2021 बताई गई है, शाम को 6 बजे तक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में ये बताया गया है कि सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का जो नाम है वो आपका नाविक रहेगा। नाविक के अंदर 2 पोस्टें रहेंगी, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक की पोस्टें अलग से रहेंगी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2 होनी चाहिए, और जो आपका स्कूल है वो काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी 10th पास मांगी गई है, और जो आपका स्कूल है वो काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर इसी प्रकार अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 10th क्लास है। 10th क्लास के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 या 4 साल का, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर, किसी भी ब्रांच से जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच हैं अगर इसमें आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने 12वीं कर रखी है, 12वीं के साथ आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 या 3 साल का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेड आपको बताई गई हैं यहाँ पे नोट दिया गया है कि सिर्फ वही एप्लीकेबल हों। इसके अलावा भी जिन्होंने अदर ट्रेड्स के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम के अंदर कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में कर रखा है डिप्लोमा तो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर कर रखा है डिप्लोमा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने डिप्लोमा मैरीन इंजीनियरिंग या मैरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम के अंदर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो आप भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में कर रखी है डिप्लोमा तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी RAC के अंदर कर रखा है तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर कर रखा है डिप्लोमा तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आपने सिंपल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपका डिप्लोमा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर है तो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर कर रखा है तो भी आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए।
अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया बताया गया है, जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो 22 साल बताई गई है। अगर आप नाविक, जीडी या यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे। अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो एज़ पर रूल्स रहता है, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो वैकेंसी है उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। नाविक जनरल ड्यूटी की टोटल 260 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 108, ईडब्ल्यूएस की 26, ओबीसी की 67, एसटी की 19 और एससी की 40 पोस्टें हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें जनरल की 23, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 17, एसटी की 2 और एससी की 3 पोस्टें हैं। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल आपकी 20 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 8, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 6 और एससी की 3 पोस्टें हैं। इसमें एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टोटल आपकी 13 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 6, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4 और एससी की 1 पोस्ट है। इसमें भी एसटी के लिए कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 7 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं। जनरल की 6 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट रहेगी। जो नीचे नोट दिया गया है इसके नीचे वैकेंसी के बारे में, वो नोट ये बताता है कि ये जो आपको अभी जो पोस्ट बताई गई हैं ये टेंटेटिव हैं, ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग स्लॉट के ऊपर, ये कम ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर बताया गया है, इसको जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए बताया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी यांत्रिक की रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर की। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है वो आपका 4 स्टेज के अंदर बताया गया है। स्टेज 1 के अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा। ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम है ये अलग अलग सेक्शन में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई किया आपने तो आपको सिर्फ सेक्शन 1 देना है। सेक्शन 1 में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो जो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 30 चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स 27 चाहिए इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए। अगर आप नाविक जीडी के लिए जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 और 2 दोनों क्लियर करने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग क्लियर करने पड़ेंगे। सेक्शन 1 क्लियर करने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं, और सेक्शन 2 क्लियर करने के लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो सेक्शन 1 में आपको मिनिमम 27 मार्क्स चाहिए, सेक्शन 2 में आपको 17 मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए आपको सेक्शन 1 और 3 क्लियर करने पड़ेंगे अलग अलग। सेक्शन 1 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम 30 मार्क्स हैं और सेक्शन 3 के 20 मार्क्स रहेंगे। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन 3 में 17 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4 रहेगा, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सेक्शन 1 में 30 मार्क्स और सेक्शन 4 में 20 मार्क्स रहेंगे। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए सेक्शन 1 में 27 मिनिमम मार्क्स और 17 सेक्शन 4 के लिए मिनिमम मार्क्स रहेंगे। इसी प्रकार यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5 क्लियर करने ज़रूरी हैं, दोनों अलग अलग। सेक्शन 1 में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 मार्क्स हैं मिनिमम और सेक्शन 5 के अंदर 20 मार्क्स रहेंगे मिनिमम। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो सेक्शन 1 के लिए 27 मार्क्स रहेंगे और सेक्शन 5 के लिए 17 मार्क्स रहेंगे। आगे जो इनके आपका सिलेबस रहेगा, सेक्शन 1 के लिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 हैं। टाइम आपको 45 मिनट्स का दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे, जो आपके मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10, जीके के 5। पासिंग मार्क्स आपको बता दिए गए हैं। जो सिलेबस रहेगा वो आपका 10th क्लास बेस रहेगा। सेक्शन 2 के अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, टाइम रहेगा 30 मिनट, क्वेश्चन भी आपके 50 रहेंगे। ये आपके मैथ और फिज़िक्स के रहेंगे, मैथ के 25, फिज़िक्स के 25। ये जो आपका मैथ और फिज़िक्स का सिलेबस रहेगा ये आपका 12th क्लास बेस का रहेगा। सेक्शन 3 के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 50 हैं, टाइम 30 मिनट्स का रहेगा, क्वेश्चन भी आपके 50 रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा इसके अंदर। सेक्शन 4 के अंदर भी आपके मैक्सिमम 50 मार्क्स हैं, जिसमें टाइम आपका 30 मिनट्स रहेगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 50 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि डिप्लोमा लेवल रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस में से। सेक्शन 5 के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं।
टाइम आपका 30 मिनट्स का मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो कि डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में से लिए गए हैं। जो भी इस पहले पार्ट को क्लियर कर लेगा, यानी सेक्शन 1 को क्लियर कर लेगा, वो स्टेज 2 की तरफ बढ़ जाएगा। स्टेज 2 में आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट है, ये आपको पास करना पड़ेगा। इसमें आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें 1.6 किलोमीटर का आपको रन कंप्लीट करना पड़ेगा 7 मिनट के अंदर। आपको 20 स्केट्स यानी उठक बैठक लगाने होंगे और 10 पुशअप करके दिखाने होंगे, तभी आप फ़िज़िकली फ़िट माने जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा सेक्शन 2 के लिए। उसके बाद स्टेज 3 रहेगी। स्टेज 3 आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 के बेस पे रहेगी। जो भी स्टेज 1 और स्टेज 2 पार करके आएगा वही स्टेज 3 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट रहेगा। स्टेज 3 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं फॉर्म भरते टाइम, वो आपके वहाँ पे वेरीफाई होंगे। वेरीफाई करने के बाद आप स्टेज 4 की तरफ बढ़ जाएंगे। स्टेज 4 के अंदर मेरिट दी जाएगी, डिपेंड करेगा कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जो भी सेक्शन 1, 2 और 3 पार करके आया है उसके बेस पर उनकी मेरिट बनाई जाएगी। स्टेज 4 के अंदर वो मेरिट दी जाएगी। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें? इस फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म है और ये आपका 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक रहेगा। ये जो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 जुलाई 2021 है, शाम को 6 बजे। ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए स्कैन फॉर्म के अंदर। कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए होंगे स्कैन फॉर्म के अंदर। आपका एक लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा स्कैन फॉर्म के अंदर। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपकी 10th की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इंग्लिश और हिंदी में जो भी है उसको आप स्कैन फॉर्म में लगा सकते हैं। आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप एज ए फ़ोटो आइडेंटिटी देना चाहते हैं वो भी आपको स्कैन फॉर्म में चाहिए होगा। आपके मैट्रिक की मार्कशीट, प्लस 2 की मार्कशीट दोनों स्कैन फॉर्म में चाहिए होंगी आपको। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, EWS, ST, ST या OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट स्कैन फॉर्म में लगाना होगा। तो आपके फादर या मदर या गार्डियन के सिग्नेचर भी स्कैन फॉर्म में लगाने होंगे। अगर आप 18 साल से कम हैं तो एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो भी आपको स्कैन फॉर्म में लगानी होगी। अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी स्कैन फॉर्म के अंदर। अगर आप यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो भी आपको स्कैन फॉर्म के अंदर अपलोड करना होगा। इसके अंदर जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बताई गई है, जनरल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ की फ़ीस है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। इसमें जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है, जो भी मतलब आपका एड्रेस है, उसके 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेट्स दी गई हैं एग्ज़ामिनेशन की। नाविक GD के लिए सितंबर, नाविक DB यांत्रिक के लिए स्टेज 1 के लिए जो डेट बताई गई हैं वो आपकी सितंबर की हैं। स्टेज 2 के लिए अक्टूबर बताया गया है और स्टेज 3 और 4 के लिए फरवरी 2022 की डेट्स बताई गई हैं। इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है, जो भी स्टेज होगी उसके विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी इसके अंदर बताए गए हैं। स्टेज 1 के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, स्टेज 2 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और स्टेज 3 के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और सबसे जो लास्ट में आपका होगा मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपकी हाइट है, जो मिनिमम हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो चेस्ट मांगी गई है वो एज़ पर हाइट मांगी गई है और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए आपका चेस्ट का। इसी प्रकार जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ±10 चल जाएगा। हीयरिंग आपकी नॉर्मल मांगी गई है। जो नोट दिया गया है, आपके बॉडी पे कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर पे कहीं भी टैटू है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना चाहता है वो इसे पूरा डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को 12 पेज की नोटिफिकेशन है, कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर ले, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।